यहाँ कितने बड़े काम हो रहे हैं जिससे बिल्कुल दिल्ली में ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट मैंने अनाउंस नहीं किया पर मेरे यहाँ काम चल रहा है। ये जो धौला कुआं से मानेसर तक हवा में चलने वाली स्काई बस में चलाना चाहता हूँ। ये भी दिन आने वाले हैं कि पराली के लिए झगड़ा हो। 5 साल के बाद पंजाब हरियाणा में पराली के झगड़ा होगा और कीमत बढ़ेगी और पराली से किसानों को पैसा मिलेगा। जो आप बड़ा पाव खिलवाते हैं उसका क्या होने वाला है, समोसे का क्या होने वाला है, ये बताइए। ये चीजें गलत है पर मैं खुद खा रहा हूँ तो लोगों को कैसे कहूँ कि आप मत खाइए। नमस्कार, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी की विशेष साक्षात्कार श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो 30 साल से लगभग मंत्री या सांसद रहे हैं, 40 साल से वो सार्वजनिक जीवन में हैं और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मैन कहलाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री नितिन गडकरी जी से। और आप सब जानते हैं कि वो सड़क परिवहन और हाईवेज के मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, आपने नवोदय टाइम्स पंजाब के बातचीत करने के लिए समय निकाला। सबसे पहले तो सवाल आज हम राष्ट्र से शुरू ना करके दिल्ली से शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और आज भी ये सवाल उठते हैं कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, कैसे पोल्यूशन दूर होगा, कैसे धूल धक्कड़ कम होगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। प्लीज़ सर। आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है कि दिल्ली एयर पोल्यूशन का भी कैपिटल बन गया है और दुनिया से अब लोग दिल्ली आने के लिए डरते हैं जब पोल्यूशन की लेवल बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को भी सलाह लेने के लिए पूछा था कि इसमें क्या करना चाहिए, और इसलिए सबसे पहले ये मैं बात स्वीकार करता हूं कि दिल्ली में और देश में 40% एयर पोल्यूशन जो है ये फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल के कारण है, और निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। अब दिल्ली के पोल्यूशन में पहले जो फॉसिल फ्यूल का पोल्यूशन है, इसमें फॉसिल फ्यूल का कन्वर्शन अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल यानी इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, फिर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक, ये अलग बात है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बात करूंगा। पर पहला मुद्दा जो है कि ये जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, दिल्ली में तकलीफ होती है, इसके लिए दिल्ली के ट्रैफिक जाम से मुक्ति देने के लिए और रोड पर जो एयर पोल्यूशन होता है डीजल के कारण, पेट्रोल के कारण, उसको कम करने के लिए मेरे विभाग ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में 65,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हाथ में लिए। 65,000 करोड़ के? हाँ। और इसलिए मैं केवल करोड़ों में बात क्योंकि करूंगा। आपका तो ये होता ना कि आप तो लाख करोड़ से, हम लोग जोड़ते ही रहते हैं कि जीरो कितने हैं, तब तक आप पूरी पूरी योजना बता देते हैं। आप आपके मोबाइल फोन पर आपका कैलकुलेटर चालू करिए और मैं एक एक प्रोजेक्ट को गिना कर आपको बताऊंगा। पहला जो है दिल्ली का रिंग रोड, जो सुप्रीम कोर्ट में फंसा था, वो भूरेलाल साहब की कमेटी थी। जी भूरेलाल। और पूरा पंजाब, अपना हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ये सब सरकारें पैसे देने में झगड़े हुए, किसी ने दिए नहीं। तब मैं मंत्री बना था और हमने तय किया कि हम इसको पूरा करेंगे। इसमें हरियाणा का एक पार्ट उन्होंने किया है। ये पहला प्रोजेक्ट है दिल्ली का नया रिंग रोड UR2, और इसमें से 7,716 करोड़ 76 किलोमीटर 6 लेन का हमने जून 2025 में पूरा करेंगे। पूरा ये जो नया रिंग रोड है ये लगभग पूरा हो गया है। ये साउथ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी, मुकरबा चौक से सिंधु बॉर्डर होकर इंदिरा गांधी सफर कि ये जो है ये सब अब 25 मिनट में हो जाएगा। ये 2 घंटे लगते थे। दिल्ली के KMP होकर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस कनेक्टिविटी, गाजीपुर लैंडफिल से 10 लाख मीट्रिक टन कचरा हमने इसमें यूज किया हुआ है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल से अब लोग एयरपोर्ट आएंगे तो पानीपत क्रॉस करने के बाद तुरंत राइट हैंड पलट जाएंगे और 25 मिनट के अंदर एयरपोर्ट के अंदर घुस जाएंगे, जब आज 2.5 से 3 घंटा लगता है द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से। और हम एयरपोर्ट के बीच में वहाँ एक टनल बना रहे हैं, वो जो शिव मूर्ति है उसके पास से, और वो टनल अंदर से है और डायरेक्ट एयरपोर्ट में निकल जाएगी और इसके कारण काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। तो दिल्ली का ट्रैफिक भी जो एग्जिस्टिंग रोड पर आता है वो भी कम हो जाएगा और दिल्ली शहर को इससे काफ़ी उसमें इसके कारण फायदा होगा। तो ये जो दूसरा जो है इसके में
डीएनडी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये भी 7,000 करोड़ का 60 किलोमीटर है, ये मार्च 2026 में पूरा होगा। ओखला पशु उद्यान 6.8 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बना रहे हैं हम, ये मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। फरीदाबाद के धनी आबादी वाले क्षेत्र में 6 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड हम बन गई है। और फिर जेवर एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक ग्रीनफील्ड मार्ग निर्माण करे 3,000 करोड़ का, ये 32 किलोमीटर 6 लेन है, ये दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। और जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद होकर द्वारका एक्सप्रेसवे होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। दिल्ली अक्षरधाम से ये ईपी इंटरचेंज 3,482 करोड़ 31 किलोमीटर 6 लेन, ये दिसंबर 2025 तक पूरा होगा दिल्ली से अक्षरधाम। जी जी। बाद में ये जो 6 लेन रोड है 31 किलोमीटर, ये एक प्रकार से दिल्ली देहरादून रोड का पार्ट है, ये लगभग पूरा हो गया है। अक्षरधाम से पुस्ता रोड लोनी होकर ईपी इंटरचेंज बागपत रोड तक मार्ग का निर्माण, 17 किलोमीटर एलिवेटेड रोड के साथ 6 लेन सर्विस रोड का काम पूरा हो गया और 14 किलोमीटर का काम दिसंबर 2025 में पूरा होगा। इसके अलावा दिल्ली में हम लोग दिल्ली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, ये 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, दो ईपी और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, आप तो देखा होगा जी, 16 लेन का रोड बना हुआ है और ये 60,000 करोड़ की लागत से हम ये 4 एक्सप्रेसवे काम कर रहे हैं। एक द्वारका एक्सप्रेसवे 9,000 करोड़ का 30 करोड़ 8 लेन पूरा एलिवेटेड रोड बना है, 50% खुल गया है, बाकी का भी 2-3 महीने में खुल जाएगा। इसमें 8 लेन एलिवेटेड रोड और 8 लेन टनल और 6 लेन सर्विस रोड और मल्टी लेवल इंटरचेंज है, ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे में। दिल्ली में 3.6 किलोमीटर 8 लेन की शैलो टनल बनी है, जो पहली बार मैंने बताया कि एयरपोर्ट जाने के लिए, और शहरी क्षेत्र की सबसे लंबी टनल देश की है। शिव मूर्ति में 4 लेवल का इंटरचेंज ग्राउंड रोड, एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर और 2 लेवल अंडरपास बने हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे से गुड़गांव, धौला कुआं, वसंत कुंज, नेल्सन मंडेला मार्ग, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होगी। और इसके अलावा ब्रिज बनाकर IMT मानेसर को भी कनेक्टिविटी दी गई है। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिल्ली से 12 घंटे में आप मुंबई जाओगे। लगभग हम बड़ौदा के आगे निकल गए, महाराष्ट्र में काम होते आ रहा है। इस साल दिसंबर तक काम पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का है, 1382 किलोमीटर, ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तक का काम पूरा हो गया है। राजस्थान में टनल का काम फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा और गुजरात और महाराष्ट्र का बाकी काम दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ का 212 किलोमीटर 6 लेन फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। अभी 235 किलोमीटर एक्सप्रेसवे के कारण ये 23 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। अक्षरधाम से EPA क्रॉसिंग होकर सहारनपुर बाईपास तक का काम पूरा हो गया है। हरिद्वार कनेक्टिविटी के लिए 2025 करोड़ की लागत से 51 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड मार्ग का निर्माण भी फरवरी 2025 में पूरा होगा और दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जी, और हरिद्वार 1.5 घंटे में हो जाएगा। वाह, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। फिर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, ये 1400 करोड़, ये 40,000 करोड़ का है, 669 किलोमीटर 6 लेन, ये दिसंबर 2025 में पूरा होगा। ये दिल्ली में KMP से आरंभ होगा, हरियाणा में 90 किलोमीटर, पंजाब में 390 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर में 135 किलोमीटर है, जिससे दिल्ली से कटरा ये 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये तो काम हम कर ही रहे हैं। इसके साथ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो कटरा एक्सप्रेस हाईवे है उसका UR2 में ये कनेक्टिविटी 2,500 करोड़ की है, जो जम्मू कश्मीर और पंजाब को मिलेगी। फिर हमने दिल्ली का रिंग रोड बनाया पेरीफेरल 12,000 करोड़ का, जिसके कारण दिल्ली का पूरा हेवी ट्रैफिक बाहर चला गया है। इसके साथ अलीपुर के पास UR2 से ट्रोनिका सिटी के पास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस को सीधी कनेक्टिविटी 2,200 करोड़ 17 किलोमीटर, जो हरियाणा, राजस्थान से देहरादून जाने वाले वाहनों के लिए सुविधा मिलेगी। और देहरादून से आने वाले वाहनों को UR2 और द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक वैकल्पिक कनेक्टिविटी मिलेगी। अब शहर से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें समय 1.5 घंटे से घटकर 40 मिनट हो जाएगा। शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला यह टनल का निर्माण अभी मैंने आपको बताया, जो महिमालपुर और रंगपुरी के क्षेत्र से
ट्रैफिक जाम की समस्या हल करेगा और दिल्ली और गुरुग्राम का ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस एंड नोएडा तक की कनेक्टिविटी ये 4400 करोड़ रुपए 35 किलोमीटर की है। ये पूर्व दिल्ली में बाईपास के रूप में काम करेगा। यानी कि ये सब जो काम है ये 2 साल में आप लगभग पूरा करने जा रहे हैं, लगभग 2 साल में, और इससे आपका कहना है कि जो पोल्यूशन लेवल है वो 40 से 50% तक कम हो जाएगा। नहीं, इसके अलावा दिल्ली में कालिंदी कुंज का भी रोड हम बना रहे हैं, अभी इसमें आया नहीं जी। वो भी 10,000 करोड़ का है। टोटल दिल्ली में जो प्रोजेक्ट है उसके हमने जो घोषित किए थे वो 65,000 करोड़ के हैं और इसके अलावा और 35,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट हमने जोड़े हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा। ये इसमें ऐसा है कि इसके साथ दिल्ली की पानी की समस्या के लिए ये पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली बहुत झगड़े थे यमुना के पानी को लेकर। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना ये 5,747 करोड़ की 2030 तक पूरी होगी। रेणुका बांध परियोजना 4,597 करोड़ 2030 में पूरी होगी और किशोर बांध परियोजना 11,550 करोड़ 2030 तक। ये तीनों परियोजना से दिल्ली को 130 MCM पानी मिलेगा और मुझे लगता है कि 2080 तक अब दिल्ली में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा दिल्ली में यमुना के शुद्धिकरण के लिए मैंने यमुना एक्शन प्लान में नमामि गंगा की ओर से 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। उसमें जायका का की प्रोजेक्ट है, अनेक जगह पर प्रोजेक्ट्स पूरे हुए, STP बनाने के लिए वो भी है। तो 6,000 करोड़ यमुना के लिए और उसके साथ साथ ये पानी की समस्या को हल करने के लिए ये जो दिए हुए ये 21,894 यानी हो गए 27,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ के रोड के प्रोजेक्ट्स, जिसमें 65,000 करोड़ के ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे, उसमें से 40,000 करोड़ पूरे हो गए और बाकी पूरे होंगे और नए और 35,000 करोड़ के। तो ये 1 लाख करीब 40,000 करोड़ के काम हम दिल्ली में कर रहे हैं। इसमें दिल्ली की पानी समस्या सुलझाई जाएगी, दिल्ली का ट्रैफिक जाम कम होगा और जो बात आपने पूछी है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो एयर प्रदूषण है, वो भी मेरा प्रयास से वो और जो है वो कम से कम आधा 50% कम होगा जो अभी प्रदूषण है उसमें से, क्योंकि ट्रैफिक बाहर के बाहर निकल जाएगा। पर केवल ट्रैफिक रोड के कारण नहीं, अभी दिल्ली में पूरी इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई। मेरे ख्याल से हम लोग उस पर बाद में चले, इलेक्ट्रिक कार को स्कूटर, क्योंकि आपका वो अलग पैशन है और उसके प्रति आपकी दीवानगी हमें दिखती रही है। आपने जैसे अभी कहा कि कुछ योजनाएं अगले सोच करके कि 50 साल बाद तक के लिए पानी की समस्या नहीं रहेगी, लेकिन दिल्ली में अभी जो पिछले 20 साल पहले तक जो बनी योजना है उसमें सब कुछ होने के बाद जैसे मेट्रो बना, तो अब वो मेट्रो का प्रेशर ऐसा लगने लगा कि अगर वो डबल लेवल पे होता तो अच्छा था, या ये सब जितनी योजनाएं बन रही हैं तो क्या अगले 50 साल तक की राहत देंगी? इस तरीके का भी आप आश्वासन देखो, देते हैं? मैं एक बात, ये तीनों इरिगेशन के प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद 50 साल तक दिल्ली में पानी की कम नहीं होगी, ये मैं डंके की चोट पर विश्वास के साथ लोगों को आश्वासन करना देना चाहता हूँ। पोल्यूशन को लेकर के जो जितना बड़ा था, ठीक है, सरकारें आती हैं जाती हैं और ये गिनाया जाता है कि ग्रीन डेज, गुड डेज कितने हैं, लेकिन सचमुच दिल्ली रहने लायक आपको क्या लगता है इस पूरे कामकाज के बाद बन जाएगी? देखिए, इसके ट्रांसपोर्ट सेक्टर के पोल्यूशन को हम कम करेंगे अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में, पर इम्पॉर्टेंट है कि पंजाब हरियाणा में जो राइस स्ट्रॉ होता है जिसको आप पराली कहते हैं, वो पराली जलाने के कारण भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। अभी हमने पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ऑलरेडी शुरू हुआ, इंडियन ऑयल ने किया है, जो पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और करीब 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन, ये हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। फिर ये जो पराली जलाते हैं इसमें से 400 प्रोजेक्ट पराली से बायो CNG बनाते हैं और 35% लिग्नन निकलता है। तो बायो CNG के 400 प्रोजेक्ट, अब 60 प्रोजेक्ट चालू हो गए जिसमें ट्रैक्टर, बसेस, कार CNG पे चलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 35% लिग्नेंट है वो बिटुमिन में डालेंगे, डांबर में। हम लोग अभी 50 लाख टन डांबर इंपोर्ट कर रहे हैं, अब ये लिग्नेंट उसमें डालेंगे और लिग्नेंट के कारण 15% उसके साथ यूज रबर टायर की पाउडर डाल के हमने पहला रास्ता जबलपुर नागपुर
रोड पर मनसर के पास बनाया, और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि एग्जिस्टिंग बिटुमिन रोड से भी ये अच्छा है, 50% अच्छा है। तो नेचुरली अब ये किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बन गया, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बन गया, अब ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता बन गया, अब बिटुमिन दाता नहीं वो हाइड्रोजन दाता बन रहा है, और इसके बाद हवाई ईंधन दाता बनेगा। बन रहा है। तो किसानों की गरीबी दूर होगी, परली जलेगी नहीं, और उससे निश्चित रूप से पोल्यूशन तो होगा ही नहीं, उल्टा ये वेस्ट टू वेल्थ होगा। और ये जो कचरा है गाजीपुर का, हमने इसका 7 मीटर हाइट कम कर दी। ये कचरा हमने UR2 में डाल दिया, दिल्ली मुंबई हाईवे में डाल दिया और सेग्रीगेट किया उसको, और आगे चलकर हमारे प्रोजेक्ट में डालकर मेरा एक सपना है कि दिल्ली की चारों कचरे की टेकड़ियां साफ कर दूंगा। अरे वाह। और फिर कचरे को सेग्रीगेट करके जो मेटल ग्लास होगा, प्लास्टिक होगा, उसका रिसाइकलिंग होगा, और जो कचरा ऑर्गेनिक होगा उससे हाइड्रोजन या CNG तैयार होगा, उस पर बसेस चलेगी। तो मैं 2 चीजें कहता हूँ, वेस्ट टू वेल्थ। कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है और कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और दूसरी बात कहता हूँ, नॉलेज, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, हमको उसको नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारे देश का भविष्य है। तो नेचुरली मुझे विश्वास है कि हमारे देश की आत्मनिर्भर भारत बनने में और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में, ये सर्कुलेशन इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें किसान समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे। अब परली का भाव 2,500 रुपये टन हो गया, अब किसान को उसका पैसा मिलने लगा। लेकिन ये पंजाब में क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब पंजाब में उतनी तेजी से देखिए, अभी 60 प्रोजेक्ट हो गए हैं। थोड़ा हरियाणा सरकार ने इसके लिए सब्सिडी वगैरह भी दी है। पंजाब के भी मुख्यमंत्री को मैंने आह्वान किया, आप भी दो, ताकि पंजाब में कोई परली ना जले, और नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा, और वेस्ट टू वेल्थ है, परली से पैसे भी मिलेंगे। और ये जो 400 फैक्ट्रीज है उसमें पंजाब में बहुत है, अभी तक 60 शुरू हो गई है। मुझे लगता है इस साल में, 2 साल में काफ़ी शुरू हो जाएगी। मतलब परली के जैसे आज फ्लैश के लिए झगड़ा होता है, वैसे परली के लिए झगड़ा पराली होगा। के लिए झगड़ा होगा। वाह, ये भी दिन आने वाले हैं कि पराली के लिए झगड़ा हो। आपको मैं बताता हूँ, मेरी कोई बात झूठी नहीं साबित होती। 5 साल के बाद पंजाब हरियाणा में परली के झगड़ा होगा, और कीमत बढ़ेगी, और परली से किसानों को पैसा मिलेगा। लेकिन ये भी तो आप आश्वस्त करना चाहेंगे, ये जो 2 कूड़े के ढेर हैं, ये 2-3 जो दिल्ली में हैं, इनसे कब मुक्ति हम लोगों को मिल पाएगी? देखो, 5 साल के अंदर ये ढेर को समाप्त करना मेरी कोशिश है, पर मैं डायरेक्ट आश्वासन अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसको सेग्रीगेट करना और करना, इसमें थोड़ी दिक्कतें आती है। पर मेरा विश्वास है कि ये कूड़ों को, ये दिल्ली मेरठ में अगर मुझे परमिशन मिल जाती, तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ 6 साल से, तब मिल जाती है तो अभी तक ये कूड़े खत्म हो जाते हैं। आप वाहन क्षेत्र में भी नए-नए प्रयोग को, जैसे कि बीच-बीच में बातचीत में आया, इथेनॉल थे, हाइड्रोजन थे, और आप तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कह जाते हैं कि मुझे ऐसे आदमी को नहीं समझ में आती, तो जल्दी-जल्दी आम आदमी को भी कैसे समझ में आएँगी। लेकिन क्या कितने बड़े काम हो रहे हैं, जिससे बिल्कुल दिल्ली में ट्रैफ़िक स्मूथ हो जाएगा, या मेरी चिंता आज से ज़्यादा अगले 20 साल तक स्मूथ रहेगा? देखिए, इसमें मैं और एक कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये प्रोजेक्ट मैंने अनाउंस नहीं किया, पर मेरे यहाँ काम चल रहा है, अभी उस पर मीटिंग भी हुई। ये जो धौला कुआं से मानेसर तक हवा में चलने वाली स्काई बस में चलाना चाहता हूँ। ये बहुत चर्चित योजना थी हाँ, आपकी। अभी हाँ। है, काम चल रहा है, और लोग ऊपर के ऊपर जाएंगे, और एक एक पॉइंट में 30-30, 40-40 लोग बैठेंगे, और 30-30 सेकंड में एक एक पॉइंट आएगा, तो पूरा दूर तक ये जाएगी। वो कब से शुरू हो जाएगा? क्या है उसका अभी अंदाज़ा? तो पूरा काम चल रहा है, अभी मैं आज आपको नहीं बता पाऊंगा, पर मैं 1-1.5 साल में शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अगर देखें, तो आप अकेले ऐसे मंत्री हैं जो एक मंत्रालय में पिछले इतने लंबे समय से हैं, और वो अपने आप में इसका आपका रिकॉर्ड है, ये वो अपने मंत्रालय का। पिछले 60 साल में जो काम हुए हैं और जो अभी काम हो रहे हैं, उसको क्वांटिटी में अगर बताना हो तो किस तरीके से बताएंगे कि किस तेजी से काम हो रहा है और कैसे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है? स्वाधीनता के बाद 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तो 47 से 14 तक 60-62 साल में
जितना काम इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हुआ, वो काम मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हमारी सरकार ने करके दिखाया। और वो अभी दिखेगा आपको, 1-1.5 साल में तो दिल्ली बदल जाएगी, ट्रैफिक काफी कम हो जाएंगे, पोल्यूशन कम हो जाएगा, 2-2 एयरपोर्ट नए आ जाएंगे। और अभी सेकंड फेज में हम काम कर रहे हैं, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैं पहला पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में कर रहा हूँ कि हमारी बस जो होगी वो इलेक्ट्रिक पर 135 सीटर बस होगी, बस स्टॉप पे खड़ी रहेगी, फ्लैश चार्जिंग से नीचे आएगी, चार्ज होंगी, फिर 40 किलोमीटर जाएगी। टिकट रेट 30% डीजल बस की तुलना में कम होगा। बस में बस होस्टेस होगी, एयर होस्टेस जैसी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा और टिकट रेट 30% कम होगा। एयर कंडीशन बस होगी, सामने चेयर के सामने टीवी लगा होगा। एक कभी बात ये भी हुई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बार बार सिंगापुर का उदाहरण आता है कि वहाँ ये ठीक है आबादी कम है और 50-1 लाख की आबादी है, लेकिन जो फॉर्मेट बना है तो क्या कहीं हम देश के किसी हिस्से में देख सकते हैं कि उतनी स्मूथ ट्रैफिक, स्मूथ काम होगा? आपने सिंगापुर का उदाहरण बताया, इसलिए अभी सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्ष आए थे और मेरा उनका व्यक्तिगत परिचय भी है राष्ट्रपति बनने के पहले। सब मंत्री भी उनके साथ थे। आधा घंटे का टाइम उन्होंने मुझे दिया था ताजमहल, 1.5 घंटा बैठे और हिंदुस्तान में जो कुछ हम कर रहे हैं उन्होंने बहुत खुशी जताई और समाधान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आप इसमें बहुत आगे निकल रहे हैं। तो मैं आपको जैसे कहता हूँ कि 2024 समाप्त होने के पहले मेरा एक टारगेट था कि हमारा नेशनल हाईवे नेटवर्क ये अमेरिका के बराबर होगा। अब मैं और एक 6-8 महीने लगेंगे, कुछ प्रोजेक्ट डिले हुए हैं, पर मैं आपको बताता हूँ कि इस साल में 2025 पूरा होने के पहले 100% हमारा हाईवे नेटवर्क अमेरिका से अच्छा होगा। गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, ईंधन को लेकर के डीजल पेट्रोल पूरे विश्व पर एक आफत की तरीके से है वो। ये जो बदलाव है, जो इथेनॉल वाला, हाइड्रोजन वाला, ये एक बड़े स्तर पर कब तक हो पाएगा? देखिए, अभी बड़े प्रमाण पर देखो, अभी किसान ईंधन दाता बन गया। अभी 100% इथेनॉल शुगर केन जूस से बनता है, मोलाइसिस से बनता है, मक्के से बनता है, चावल से बनता है, परली से बनता है। और इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी मेरे पास है, आज आपको छोड़ देंगे लगे तो। टोयोटो की इनोवा गाड़ी है और 100% इथेनॉल पे चल रही है। बाजू में मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, मैं हाइड्रोजन की गाड़ी आपको दिखाऊं, उसके चक्कर मार लीजिए। और इलेक्ट्रिक की गाड़ी है। अब ये दिन दूर नहीं है, अब टोयोटो, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, अब सब लोग फ्लेक्स इंजन पे गाड़ी ला रहे हैं, तो 100% बायो इथेनॉल पे चलेगी। फिर स्कूटर में बजाज, टीवीएस, होंडा और हीरो ये सब आ रही है, ऑटो रिक्शा आ रही है। तो पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल अब यूज होगा। इंडियन ऑयल ने 400 पंप डालने का निर्णय किया है, तो पंप भी शुरू हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब किसान ईंधन दाता बनेगा और हमारे पास गेहूं सरप्लस, चावल सरप्लस, मक्का सरप्लस, शुगर सरप्लस, और हमारी जो एमएसपी है वो ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है। ये जो आज इस समय मक्के को 2400 रुपए क्विंटल भाव इस साल क्यों मिला, जो 1200 रुपए क्विंटल था? क्योंकि मक्के से इथेनॉल बना। तो इससे किसान का फायदा होगा, गांवों में रोजगार निर्माण होंगे, गांव समृद्ध संपन्न होंगे। और सबसे बड़ी बात, 22 लाख करोड़ का जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है वो अगर हम कम कर पाएंगे तो प्रदूषण भी कम होगा और हमारे देश के इकोनॉमी के लिए भी वो बहुत बड़ी बात होगी। क्या इस बात को किसान भी समझने को राजी है? क्योंकि हमारे यहाँ देश में आंदोलन होते रहते हैं किसानों को लेकर मुझे के। बताइए, अगर इथेनॉल नहीं बनाते तो ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना लगा, इनको पैसे नहीं मिलते। आज किसान को पैसे मिल रहे हैं, गन्ने के भाव बढ़ रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि इथेनॉल है। शक्कर की स्थिति तो बहुत खराब है, लॉस मेकिंग है। और इसलिए निश्चित रूप से ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर हुआ है, इससे किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। गांव समृद्ध होंगे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो 13 से 14% है वो 20 से 22% पे जाएगा। प्रदूषण को लेकर, खासतौर से जमुना एक्शन प्लान को लेकर के बहुत सारी बातें होती रही हैं, लेकिन जमीन पे अभी बहुत नजर नहीं आ पा रहा है कुछ। मैं कहाँ आपको चूक हो रही है? एक सुझाव किस देता हूँ, जी एक सुझाव देता हूँ। मैं आज आपको 6000 करोड़ रुपए
मैंने जो दिल्ली की राज्य सरकार को यमुना के शुद्धिकरण के लिए दिए है, और जायका का भी एक प्रोजेक्ट है उसमें, आप थोड़ा इससे प्रोजेक्ट को अध्ययन करिए और आपके अखबार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका रिपोर्ट छापिए। ये बिल्कुल जरूरी है कि इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए, पब्लिक के द्वारा, मीडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा, और इसका जिस प्रकार से हमने इतना पैसा खर्चा किया है उसका फायदा भी होना चाहिए। तो मैं आपको लिस्ट देता हूँ, आप चेक करिए। मॉनिटरिंग की बात आई तो आप मॉनिटरिंग के लिए बहुत मशहूर हो गए हैं इधर खास तौर से, और कई बार तो धमकी देते हुए नज़र आते हैं कि अगर किसी ठेकेदार ने कुछ गड़बड़ कर दी तो मैं सब बर्बाद कर दूंगा। तो ये सचमुच इतना डर काम कर रहा है या लोग उस तरीके से? हमारे विषय अभी तक मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ। फिर आपने 50 लाख करोड़? हाँ, मैं किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, आप लगा लेना हिसाब, पूरे रिकॉर्ड दे दूंगा आंकड़े वाइज। और ये अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, मैं आत्मविश्वास से कह रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भी काम में कोई करप्शन की तकरार नहीं। हाँ, क्वालिटी की तकरारें आती है क्योंकि ये ह्यूमन एरर होती है, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं, मैं ये नहीं कहता, पर अब लोगों को पता चल गया कि एक अच्छे क्वालिटी का काम नहीं करेंगे तो सजा होगी। अच्छे काम करने वालों को हम सम्मान करते हैं और बुरे काम करने वालों को हम सजा देने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से इसके कारण डर तो है। अब कार्रवाई करना भी शुरू किया है, तो बहुत लोगों को 1-1 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से क्वालिटी में आपने सड़क परिवहन को लेके बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए और बहुत सारी चीज़ें हुई और हम सब लोग उसको देखते हैं। लेकिन दुर्घटनाओं में मौत को लेकर के आप बहुत पीड़ित भी हो जाते हैं, भावुक भी हो जाते हैं। ये बात सच है कि हमारे डिपार्टमेंट में सब जगह सफलता ही मिली है, पर इस एक क्षेत्र में सफलता नहीं मिली है। ये 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, पहले 1.5 लाख मौतें होती थी, अब 1,80,000 मौतें हो रही है, और मरने वालों की संख्या 18 से 34 वयोगट में जवान लोगों की 66.40% है, करीब 1,15,00,000। और 30,000 मौतें इसलिए होती कि हेलमेट नहीं पहनते, 10,000 मौतें इसलिए होती कि स्कूल के सामने एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, रोड क्रॉस करने में उसमें बच्चों की मौतें होती है, और 50,000 मौतें इसलिए होती कि एक्सीडेंट में उनको तुरंत मदद नहीं मिलती। तो अभी हमने एक स्कीम निकाली है, और उस स्कीम में ये हम लोग एक्सीडेंट होता है तो जो उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाएगा उसका नाम हमने उसको राह प्रहरी बताया, और उसको हम लोग 5,000 की जो अमाउंट है 25,000 का अवार्ड देंगे जो उसने जान बचाई। और जो डॉक्टर है वो तुरंत एडमिट करके करे उसको 7 दिन का खर्चा या मिनिमम 1.5 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए हम उसको जमा करेंगे। बाद में इंश्योरेंस में जो मरेगा उसके लिए भी उनके अलग स्कीम्स हैं। पर यह करने से मेरा लोगों का आह्वान है कि एक्सीडेंट होने के बाद लोगों की मदद करिए, उनको उठाइए, अस्पताल पहुंचाइए, जान बचाइए। आप अपनी बेबाक बात के लिए बहुत जाने जाने जाते हैं और आपने कई मौक़ों पर ऐसी बातचीत कही है कि बिल्कुल साफ-साफ बात कही है। अभी हाल में आपने महाराष्ट्र में कहा कि एक संकेत दिया था कि इतनी सारी योजनाएँ चल रही हैं तो बहुत सारे डेवलपमेंटल काम के लिए हमें थोड़ी-सी तैयारी और करनी पड़ेगी। इसके पीछे क्या है? क्या फ्रीबीज़ की राजनीति हम पे हावी पड़ सकती है? नहीं, नहीं, नहीं। मैंने ये कहा था कि राजकारण, पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स का अर्थ होता है सत्ता कारण, ऐसा लोग लगाते हैं। मैंने कहा राजनीति का अर्थ केवल सत्ता कारण नहीं है, राष्ट्र कारण, विकास कारण और समाज कारण उसका सही अर्थ है। वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, समाज सेवा, एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा है कि समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे, और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उस दिन अपना कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये उद्दिष्ट रखकर हमने काम करना चाहिए, ये बात मैंने कही थी। आप इतने अनुभवी हैं, आपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा हम सब ने। तो देश की युवा पीढ़ी को जो अपने अनुभव से बताएं और लगे कि उनका हम आपने जो 60-65 साल लगाए जिस काम में और वो थोड़े कम समय में कर ले, तो कौन-कौन सी 2 बातें हैं बड़ी?
मैं युवाओं को और सबको कहूँगा, पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो। मैंने गलती की, मैं 60-62 साल तक मैंने कभी इर्रेगुलर इनडिसिप्लिन लाइफ चला मेरा। कभी भी कुछ भी खाता था, समोसे खा लेता था, रात को ढाबे पे खाता था। मैंने कहा, पहले उनको कहा कि पहले हेल्थ को। अभी मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं 2.5 घंटा सुबह उठकर प्राणायाम व्यायाम किया, तब बात कर रहा हूँ। तो मैं अभी पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो। सेकंड प्रायोरिटी ईमानदारी की वेल्थ को दो। विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और थर्ड प्रायोरिटी, जो समाज के शोषित, पीड़ित, दलित है, दरिद्र नारायण है, उनकी सेवा करने के लिए कार्य करो, चाहे राजनीति में करो, चाहे समाज कारण करो। उस व्यक्ति को केंद्र बिंदु बनकर काम करो। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती मेरा कल्याण करे, हमारी संस्कृति ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो। जात पंथ धर्म भाषा सेक से ऊपर उठकर, गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। इस देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना, इस देश को विश्वगुरु बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। आप इतने इतने खाने पीने के शौकीन हैं, हमने भी उसका खूब लाभ उठाया है। जब यहाँ आते हैं या नागपुर में आप नहीं भी होते तो भी घर में आप खूब खिलाते पिलाते हैं, भाभी जी खूब खिलाती पिलाती रहती हैं। लेकिन अब ये खिलाने पिलाने में जो अभी जंक फूड की प्रवृत्ति चल रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है? क्या देखो कुछ साहब, ये क्या होता है, हर चीज का अल्टरनेटिव देना पड़ता है। अभी ये G20 का हुआ ना, इसमें एक वो जो कौन सा अन्न बोलते हैं उसको अपना, जो मोदी जी ने नाम रखा है ना, जो मिलेट का, हाँ, 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 मिलेट वाला। उसका एक सुंदर सैलड बना था। वो ऐसा बढ़िया बना था, वो ITC वाले होटल का था, मैंने पता किया बात। तो वो क्या इतना टेस्टी था, तो लोगों को आप इसके अच्छे अल्टरनेटिव दो। अभी हमारे यहाँ संतरे का सूप मिलता है, पोहा। अब पोहा तो थोड़ा अच्छा नहीं है, पर लोग आते हो सूप मैं चाय कॉफी की बजाय सूप पिलाता हूँ, अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं हमको सूप चाहिए। तो ये बड़े का क्या होगा जो आप बड़ा पाव खिलवाते हैं, उसका क्या होने वाला है? समोसे का क्या होने वाला है, ये बताइए? देखो, इस पे कुछ कहने का मेरा नैतिक अधिकार नहीं है। ये चीजें गलत है, पर मैं खुद खा रहा हूं तो लोगों को कैसे कहूं कि आप मत खाइए। देखिए साहब, जीवन खुशी के लिए है। हर पल पल में खुशी से और आनंद से जियो और जीने दो, ये मेरी फिलॉसफी है। मैं कोई 100% परफेक्ट नहीं हूँ, दावा भी नहीं करता, पर मैं भी रोज रात को, मुझे एक ने पूछा, तुम इतना काम करते हो, ये करते हो, बहुत सोचते होंगे। तो क्या सोचते हो? मैंने बोला, यही सोचता हूँ कि आज रात को क्या खाना है और कहाँ जाना है। बिल्कुल सही बताता हूँ मैं आपको। कभी आपको कुछ बनाने का मौका मिले तो क्या बहुत बनाता हूँ, मेरी रेसिपी भी फेमस हो गई और मेरे को शौक है। कोविड के कारण तब बनाता था, अब मैं अपने यूट्यूब पे भी देखता हूँ। अभी रसम बनाया मैंने, अब रसम 50 प्रकार के है। हमारे यहाँ सांबार वड़ी बनती है बहुत सुंदर, और पूरन पोली बनती है। तो ये अभी एक भेल बहुत अच्छी है। मैं तो ललचा रहा हूँ नाम सुन सुन करके, और आप जो कह रहे हैं। अभी देखो, एक ही बात बताओ, आप नाराज मत होना, आप दिल्ली वाले हो, खाने की वजह दिल्ली में नहीं, मुंबई में। मुंबई में है। हाँ, रात को 12 बजे जाओ, आपको जो चाहे वो मिलेगा और सस्ते में मिलेगा। मुंबई जन्नत है खाने के लिए। चलिए, आपकी जन्नत और सब जगह फैले, सब जगह लोग स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी तरीके से देश के काम में आप जुटे रहिए और लोकप्रिय हमेशा की तरीके से, और जो भी कोई सीमा नहीं है उस पे रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नवोदय टाइम्स पंजाब से नमस्कार, समय नमस्कार। निकालने के लिए।